Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to do last part 2 of chapter number 8, बिरजू महाराज से साक्षात्कार। ये क्लास 7th में एनसीईआरटी मल्हार टेक्स्ट बुक का चैप्टर है। सो इसमें इस चैप्टर को फर्स्ट पार्ट में हमने पूरा रीड कर लिया था। इस पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज देखने वाले हैं। सबसे पहले है पार्ट से, जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं मेरी समझ में। इसके जो सही आंसर है उसके सामने हमें स्टार बनाना है, और ख पार्ट में कहा गया है कि कारण भी बताना है कि आपने वो आंसर क्यों मार्क किया। ओके, सो एक एक करके देखेंगे, बट बिफोर दैट इफ यू हैवंट वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियोस प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला है, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने की परंपरा में परिवर्तन क्यों किया होगा, क्यों चेंज किया होगा उन्होंने, कि अब वो क्या करते थे, जो बहुत बाद में जो स्टूडेंट्स बहुत मेहनती होते थे उनको ही गंडा बांधते थे। तो ऐसा उन्होंने इसलिए किया, वे गुरु के प्रति शिष्य के निष्ठा भाव को परखना चाहते थे। वे नृत्य शिक्षण के लिए इस परंपरा को महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। वे नृत्य के प्रति शिष्य के लगन व समर्पण भाव को जांचना और परखना चाहते थे। वे शिष्य की भेंट देने की सामर्थ्य को परखना चाहते थे। तो देखो इसमें ना ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो पॉइंट है, वे नृत्य के प्रति शिष्य के लगन व समर्पण भाव को जांचना चाहते थे, ये भी ठीक है। और दूसरा, वे गुरु के प्रति शिष्य के निष्ठा भाव को परखना चाहते थे। ये दोनों पॉइंट ठीक हो सकते हैं। मुझे इसमें ये वाला ज्यादा ठीक लग रहा है। वैसे यहाँ मैंने ये वाला लिखा है, तो ये इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ कि आपको जो सबसे अच्छा लग रहा है ना, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो हमें चुनना होता है। सो पार्ट में बताया गया कि बिरजू महाराज पहले शिष्य को कुछ समय तक परखते थे, फिर गंडा बांधते थे, यानी शिष्यत्व स्वीकार करते थे। वे ये देखना चाहते थे कि विद्यार्थी में समर्पण, धैर्य और अभ्यास की भावना है या नहीं। इसीलिए उन्होंने परंपरा में बदलाव किया, ताकि सिर्फ उत्सुकता नहीं बल्कि सच्चा समर्पण पता चल सके। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो सही है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें सेकंड है, जीवन में उतार चढ़ाव तो होता ही है। बिरजू महाराज के जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव थे? पिता के देहांत के बाद उनको आर्थिक अभाव का सामना करना पड़ा। कोई भी संस्था नृत्य प्रस्तुतियों के लिए आमंत्रित नहीं करती थी। किसी समय विशेष में घर में सुख समृद्धि थी। नृत्य के औपचारिक प्रशिक्षण के अवसर बहुत ही सीमित हो गए थे। नहीं, पहला वाला जो है वो इसमें सही है कि पिता का जब निधन हुआ था तो उनको आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो पाठ में ये उल्लेख किया गया है कि घर में समृद्धि थी, पिता प्रसिद्ध नर्तक थे, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। इसीलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब थर्ड देख लेते हैं। बिरजू महाराज के अनुसार बच्चे को लय के साथ खेलने की अनुशंसा क्यों की जानी चाहिए, क्यों उन्हें म्यूजिक में खेलने देना चाहिए, समझने देना चाहिए? संगीत, नृत्य, नाटक और सभी कलाएं बच्चों में मानवीय मूल्यों का विकास नहीं करती हैं। कला संबंधी विषयों से जुड़ाव बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कला भी एक खेल है, इसमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। वर्तमान समय में कला भी एक सफल माध्यम है। तो यहाँ पर कला संबंधी विषयों से जुड़ाव बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। ये दोनों पॉइंट्स है, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, बट ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ये ऐसा मैं इसलिए बार बार कर रही हूँ ताकि आपको ये पता चले आपके हिसाब से कौन सा सही है, वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और ये आपने क्यों चुना, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग चुनेगा, है ना। तो देखना है कि कौन से बच्चे ने क्या चुना। ठीक है, क्योंकि बच्चों को लय के साथ खेलने की शिक्षा अनुशंसा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इससे अनुशासन, ध्यान और एकाग्रता सिखाई जाती है। नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें मिलान करना है। शब्द दिए गए हैं, किससे मैच होता है वो बताना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला है कर्नाटक संगीत शैली। ये एक मुख्य रूप से शास्त्रीय संगीत की एक शैली है, एक कला है जो दक्षिण भारत के राज्यों में प्रचलित है। इसमें स्वर शैली की प्रधानता होती है। जल तरंगम, वीणा, मृदंग, मंडोलिन, वाद्य यंत्रों से संगीत दी जाती है। फिर है घराना। घराना क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तानी संगीत में कलाकारों का एक समुदाय, कुटुंब, ग्रुप बन जाता है जो संगीत नृत्य के विशिष्ट शैली को साझा करते हैं। जैसे लखनऊ घराना, उसमें एक विशिष्ट यानी एक स्पेशल शैली यानी स्टाइल होगा गाने का। संगीत या नृत्य की परंपरा जिसमें सिद्धांत और शैली पीढ़ी दर पीढ़ी प्रशिक्षण के द्वारा आगे बढ़ती है, उसे कहते हैं घराना। फिर है शास्त्रीय संगीत। इसमें क्या है? भारत के प्राचीन गायन, वादन, गीत, नृत्य, अभिनय परंपरा का अभिन्न अंग है। इसमें शब्दों की अपेक्षा सुरों का महत्व होता है। इसमें नियमों की प्रधानता होती है। इसे हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं, क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं। हिंदुस्तानी संगीत शैली क्या है? तो इसमें आ जाएगा आपका ये वाला। भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शैली है जो मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों में प्रचलित है। ये जो हिंदुस्तानी संगीत है ना, ये उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में फेमस है। इसमें तबला, सारंगी, सितार, संतूर वाद्य यंत्रों से संगत दी जाती है। इसमें प्रमुख रागों की संख्या 6 है। मैं यहाँ नंबर लिख देती हूँ। पहले का है 2, दूसरे से मैच करेंगे। दूसरे का है 4, तीसरे का है 1, ओके, चौथे का है यहाँ 6,
कंछेदन, कंछेदन क्या होता है? तो यहाँ पे ये तीसरा वाला इसका आंसर है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, इसमें कानों में छेद किया जाता है जिसमें सोने या चांदी के तार पहनाए जाते हैं। फिर यहाँ पे मतलब ये थर्ड वाला आ जाएगा। और सिक्स है लोक नृत्य। लोक नृत्य क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष में लोगों द्वारा एक पारंपरिक नृत्य जो प्रस्तुत किया जाता है। इसमें लोक नृत्य क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक और रीति रिवाजों को दर्शाया जाता है। ये विशेष रूप से फसल कटाई, उत्सवों आदि के अवसर पर मनाया जाता है। ओके, एक लोक नृत्य का एग्जाम्पल है गरबा या डांडिया नृत्य। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे शीर्षक। इस पार्ट में जो शीर्षक दिया गया है बिरजू महाराज से साक्षात्कार, उनका इंटरव्यू है। यदि आप इस साक्षात्कार को कोई और नाम देना चाहते हैं तो आप क्या नाम रखना चाहेंगे और आपने ये नाम क्यों सोचा वो भी बताना है। तो दो मैंने यहाँ टाइटल दे दिए, कौन कौन से संभावित शीर्षक हो सकते हैं? लय, साधना और सफलता, या फिर कथक एक पर्याय बिरजू महाराज। ये दोनों हम टाइटल दे सकते हैं। इसका ये कारण क्या है इस शीर्षक ये देने का? क्योंकि पाठ की आत्मा में मेल खाते हैं। बिरजू महाराज के जीवन लय यानी ताल, साधना यानी अभ्यास और सफलता यानी ख्याति से भरा हुआ है। तो ये टाइटल हम चुन सकते हैं। ओके, ना नेक्स्ट है यहाँ पर पंक्तियों पर चर्चा। यहाँ कुछ पंक्तियां पाठ से दी गई है, इसका आपको क्या अर्थ समझ में आया है वो लिखना है। तो एक एक करके देखेंगे। पहला है, तुम नौकरी में बट जाओगे, तुम्हारे अंदर का नर्तक पूरी तरह पनप नहीं पाएगा। लय हम नर्तकों के लिए देवता है, तो इसके आंसर्स मैंने लिख दिए हैं, एक एक करके देखते हैं। सो तुम नौकरी में बट जाओगे, तुम्हारे अंदर का नर्तक पूरी तरह पनप नहीं पाएगा। इसका मतलब है, इसका अर्थ है यदि व्यक्ति नौकरी में व्यस्त हो जाएगा तो उसके भीतर की कला के लिए समय और समर्पण नहीं रहेगा। नृत्य जैसे साधन में एकाग्रता यानी एक बहुत अटेंशन देने की आवश्यकता होती है। लय जो धुन होती है हम नर्तकों के लिए एक भगवान जैसा होता है, देवता होता है। इसका मतलब है लय नृत्य का आधार है, बेस है। अगर म्यूजिक ही नहीं होगा तो डांस कैसे होगा, राइट? नर्तक के लिए लय पूजनीय है क्योंकि लय ही नृत्य की आत्मा है। द नेक्स्ट सेंटेंस है, नृत्य के शरीर, ध्यान और तपस्या का साधन होता है। तो नृत्य केवल शारीरिक क्रिया नहीं है कि हम शरीर से डांस कर रहे हैं, बल्कि इसमें ध्यान होता है, साधना का एक माध्यम होता है। कथक में गर्दन को हल्के से हिलाया जाता है, चिराग की लौ के समान। सो इसका अर्थ है कथक में भाव प्रकट करने के लिए, इमोशंस को दिखाने के लिए गर्दन को धीरे, कोमलता से और नियंत्रित चाल, बिल्कुल स्लो मोशन में एक पैटर्न में चलकर दिखाना होता है, इसकी आवश्यकता होती है। ओके, तो ये हो गया सारे सेंटेंसेस के मीनिंग हमने बता दिए ना। सोच विचार के लिए यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं 4, इनके उत्तर लिखने हैं। और यहाँ पर सेकंड वाले में ये जो सेंटेंस दिए गए हैं, इनके बारे में कौन से सेंटेंसेस चैप्टर में है जिनसे इस लाइन का पता चलता है। तो पहले फर्स्ट वाला चारों क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो पहला है, बिरजू महाराज नृत्य का औपचारिक प्रशिक्षण आरंभ होने से पहले ही कथक सीख गए थे। तो ये क्या, इसका आंसर क्या है? बिरजू महाराज जो थे ऑफिशियल तरीके से प्रशिक्षण लेने से पहले ही कथक सीख गए थे, क्योंकि उनके घर का वातावरण ही नृत्य का था। वे अपने पिता और परिवार के अन्य कलाकारों को देखकर ही कथक के भाव, लय और ताल को सीख गए थे, चाचा वगैरह को देख के। नृत्य सीखने के लिए संगीत की समझ क्यों होना अनिवार्य है? क्योंकि अभी हमने देखा संगीत क्या है, नृत्य का एक मूलभूत आधार है। नृत्य सीखने के लिए संगीत की समझ आवश्यक है, क्योंकि नृत्य संगीत की लय और ताल पर आधारित होता है। म्यूजिक जो होता है उसी पर हम डांस परफॉर्म करते हैं। देन ग है, नृत्य के अतिरिक्त बिरजू महाराज और किन किन कार्यों में रुचि रखते थे? तो गाना, बजाना, कविता लिखना, चित्रकला, इनका भी शौक था। बिरजू महाराज ने बच्चों की शिक्षा और रुचियों के बारे में अभिभावकों मतलब पेरेंट्स से क्या कहा है? उन्होंने कहा है बच्चों को लय के साथ खेलने दे, इससे उनका मानसिक और बौद्धिक विकास होता है और वे आत्मविश्वासी बनते हैं। देन अब वो नेक्स्ट जो था हमारा, ये सेंटेंस जो है, जैसे बिरजू महाराज बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, मतलब उन्हें बहुत सारी प्रतिभाएं उनके अंदर थी। ये किससे पता चलता है? तो ये लाइन लिखी थी चैप्टर में, वे नर्तक, गायक, वादक, रचनाकार और चित्रकार थे। इतनी सारी उनके अंदर कलाएं थी। तो इसके लिए पता चलता है कि वो अद्भुत समन्वय किया और उन्होंने कथक में भाव और संगीत का अद्भुत समन्वय किया, और इससे पता चलता है कि वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। फिर है, बिरजू महाराज को नृत्य की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनकी माँ का क्या योगदान रहा? तो माता का योगदान था, पिता के देहांत के बाद माँ ने बहुत संघर्ष किया। उन्होंने पुरानी साड़ियां बेचकर, उन्हें पुरानी साड़ियों में से जले हुए जो तार वगैरह होते थे उनको बेचकर उन्हें प्रशिक्षण और अवसर दिलाए, हिम्मत दी और साधना से जुड़ने को प्रेरित किया। बिरजू महाराज महिलाओं के लिए समानता के पक्षधर थे, मतलब महिलाओं के बारे में वो सोचते थे। महिलाओं के लिए समानता, बिरजू महाराज ने अपनी बेटियों को भी कथक सिखाया और कहा कि हर लड़की के पास कोई हुनर होना चाहिए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। ये सारा चैप्टर में लिखा हुआ था। इससे हमें पता चलता है कि वो महिलाओं के बारे में अच्छा और समानता की सोच रखते थे। नाउ नेक्स्ट है शब्दों की बात। मैंने चैप्टर समझाते वक्त आपको बताया था, जैसे ये शब्द है आजीविका, तो जीविका के आगे आ लग गया। सीमित,
प्रशिक्षण, सुंदरता। तो ये जो कुछ शब्द दिए गए हैं इन पर आप ध्यान से देखेंगे तो मूल शब्द जो एक बेसिक शब्द है उसके आगे या पीछे कोई शब्द जुड़कर एक नया शब्द बन जाता है या उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। जैसे दृश्य के आगे अ जुड़ गया तो अदृश्य, तो ये अ क्या हो जाएगा? उपसर्ग। जो शब्दों के आगे कोई शब्द जुड़ रहा है, अक्षर जुड़ रहा है, तो उसे हम कहते हैं उपसर्ग। जैसे वर्ण में आ लग गया तो आवरण, शिक्षण में प्र लग गया तो प्रशिक्षण। यहाँ पर अ, आ और प्र यानी जो ये है अ, आ और प्र जो आगे लगा है शब्द के उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ऐसे ही प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के पीछे लग जाते हैं। जैसे सीमित तो सीमा प्लस इत, तो ये मिलकर बनाते हैं सीमित। सुंदरता, सुंदर प्लस ता, सुंदरता। भारतीय, भारत प्लस इय। सामूहिक, सामूहिक, समूह प्लस एक तो सामूहिक। तो ये जो इत, ता, ई, य या इक ये जो लगा है इसे हम प्रत्यय कहते हैं जो शब्दों के बाद लगते हैं। अब यहाँ पर आपको दो तबले दिए हैं, एक में ये शब्द दिए आ, अ, य, सु, इक, आ, ता, इत, और यहाँ पर कुछ दूसरे शब्द दिए हुए हैं मूल शब्द यानी जिन जो एक बेसिक शब्द हैं। इसमें आपको ये इनमें से कोई भी जोड़कर और कुछ शब्द बनाने हैं, वो मैं आगे आपको दिखा देती हूँ। फिर है इस पाठ में जो उपसर्ग हुए प्रत्यय की सहायता से कुछ बने हुए शब्द आए उनको छांटकर हमें वाक्य बनाना है। तो चलिए देखते हैं पहले ये वाला कि हमें यहाँ पर नए शब्द बनाने। मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप चाहे तो और बना सकते हैं और इसको फिल कर देंगे। जैसे कर्म दिया हुआ है तो इसमें सु ऐड कर दिया सुकर्म, गमन दिया है आ ऐड कर दिया आगमन, मर्म दिया है अ ऐड कर दिया अमर्म, देन ईय ऐड कर दिया तो राष्ट्रीय, राष्ट्र में ये राष्ट्र क्या है? मूल शब्द है, इसमें ईय ऐड कर दिया तो राष्ट्रीय, फिर इत ऐड कर दिया तो सांस्कृतिक, देन आ ऐड कर दिया तो नाम का क्या हो जाएगा? अनाम, इक ऐड कर दिया साधारण। ठीक है ना, जो चैप्टर में से हमें चुन के लिखना था और वाक्य बनाने थे वो भी मैंने यहाँ दे दी है। ग वाला जो क्वेश्चन था, जैसे सामूहिक वर्ड है, महाराज सामूहिक प्रस्तुतियों को बहुत पसंद करते थे। सीमित, समय सीमित था फिर भी उन्होंने नृत्य पूरा किया। पारंपरिक, वे पारंपरिक शैली में आधुनिक भाव जोड़ते थे। फिर है भारतीय, उन्होंने भारतीय, यहाँ पे संस्कृति आएगा, संस्कृति। ठीक है, ये नहीं है यहाँ पर। भारतीय संस्कृति को विश्व भर में प्रसिद्ध किया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है शब्दों का प्रभाव। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको सेंटेंस में जब हम ऐड करते हैं, जैसे यहाँ दिया गया है पाठ में दिया हुआ एक सेंटेंस है, तो उसमें ज्यादा विशेष प्रभाव पड़ता है, वही यहाँ दिया है। जैसे कुछ कथिक डर गए किंतु कुछ कथिकों की कला में इतना दम था कि डाकू सब कुछ भूल कर कथिकों की कथक में मग्न हो गए। इस वाक्य में इतना वर्ड जो लिखा है इसको अंडरलाइन किया, देखो ये इतना हटा दो, इसे हटाकर पढ़ो और पहचानो कि क्या परिवर्तन आया है। पाठ में आए हुए वाक्यों में से ऐसे ही कुछ शब्द ढूंढकर उन्हें रेखांकित कीजिए और उनके प्रयोग से वाक्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है ये बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें अगर मैं इतना हटा दूं, कुछ कथिक डर गए किंतु कुछ कथिकों की कला में दम था कि डाकू सब कुछ भूलकर उन कथिकों के कथक में मग्न हो गए। अब देखो इतना जब मैंने लगाया, उन कथिकों की कला में इतना दम था, इतना जब हम वर्ड बोलते हैं मतलब बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं ना, तो इसमें क्या प्रभाव पड़ा है, क्या परिवर्तन आया है? तो शब्दों का प्रभाव, वाक्य हमें ये दिया हुआ था, अगर ये इतना वर्ड ना हो, अगर इतना शब्द हटाया जाए तो वाक्य का प्रभाव कम हो जाता है। यह शब्द विशेष बल देता है कि उनकी कला कितनी प्रभावशाली थी। ऐसे ही पाठ में ये शब्द है जैसे बहुत, पूरी तरह, गहराई से, अत्यधिक, सच्चे मन से, ये बहुत ज्यादा विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अब नेक्स्ट है पाठ से आगे, कला का संसार। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, एक एक करके देखेंगे। जैसे पहला है, यहाँ देखते हैं, बिरजू महाराज कहते हैं कथक की पुरानी परंपरा तो कायम रखा है, हाँ उसकी प्रस्तुतिकरण जो प्रेजेंटेशन है उसमें बदलाव किए हैं। इस कथन को ध्यान में रखते हुए कथक की प्रस्तुतियों में किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं? सो कुछ अनुरूप कुछ परिवर्तन आए हैं, वो यहाँ लिखा है। पहले कथक केवल दरबारों और मंदिरों में होता था, अब मंच पर, स्टेज पर प्रस्तुत किया जाता है। पहले केवल भाव और मुद्राएं मुख्य थी, अब संगीत, रोशनी, वेशभूषा का भी प्रयोग होता है। कथक में अब सामाजिक और समकालीन विषयों को भी शामिल किया जाता है। समकालीन मतलब अभी जो टॉपिक चल रहे हैं उनको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। सामाजिक मतलब जो सोसाइटी में चीजें चल रही हैं उनको भी हम कथक के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। पहले ये केवल गुरु शिष्य परंपरा में सीमित था, अब संस्थानों और विश्वविद्यालयों में भी सिखाया जाता है। देन नेक्स्ट है कि लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में क्या अंतर होता है वो लिखना है। ठीक है, ये आप हेल्प ले सकते हैं इंटरनेट वगैरह की, महाराज जी ने भी चैप्टर में इंटरव्यू के दौरान बताया, तो वहां से भी आप लिख सकते हैं। लोक नृत्य क्या होता है? जो सामान्य लोग, नॉर्मल जो पीपल है वो
प्रस्तुत करते हैं। शास्त्रीय इसमें शिक्षा लेकर प्रशिक्षित कलाकारों द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। लोक नृत्य किसी एक क्षेत्र की लोक संस्कृति से जुड़ा होता है। शास्त्रीय नृत्य में निश्चित नियम होते हैं, रूल्स होते हैं और परंपराओं पर आधारित होता है। लोक नृत्य में हो गया गरबा, घूमर, भांगड़ा, है नहीं, जैसे घूमर राजस्थान के एरिया में, गरबा जो है गुजरात के एरिया में, भांगड़ा जो है वो पंजाब के एरिया में, है ना। तो ये क्षेत्र किसी एरिया स्पेसिफिक होता है। लेकिन शास्त्रीय संगीत जो है कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, ये रूल बेस्ड होता है। आनंद और उत्सव के लिए किया जाता है लोक नृत्य, साधना और अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है शास्त्रीय संगीत। तो ये आप डिफरेंसेस लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है, ये आपने पढ़ा था चैप्टर में, ये दिया हुआ था, बैरगिया नाला जुलुम जोर, नौकथिक नचावे तीन चोर, जब तबला बोले धीन धीन, तब एक एक पर तीन तीन। इस पाठ में हरिया गांव में गाए जाने वाले ये एक पद का उल्लेख है। आप अपने क्षेत्र में गाए जाने वाले एक लोक गीत को कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया है, बरसो रे मेघा बरसो रे, खेत हरे हो जाए धरती पे रस बरसो रे। अब ऐसी कोई भी पद या पोयम वगैरह आपके इधर फेमस है तो आप पूछकर लिख सकते हैं। ओके ना, नेक्स्ट यहाँ दिया है साक्षात्कार की रचना। ये जो चैप्टर है इंटरव्यू बेस्ड है, इंटरव्यू लिया गया और लिखा गया है। प्रस्तुत पाठ की विद्या साक्षात्कार है ना, इंटरव्यू दिया गया इस चैप्टर में। सामान्यतः ऐसा लगता है जैसे हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं या भेंट मुलाकात हो रही है, तो उसको ही हम साक्षात्कार मान लेते हैं। इस चैप्टर में जो बातचीत है बच्चों और जो महाराज जी है उनके बीच में, ऐसा ही तो लग रहा है कि वो मिले हैं तो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये भेंट वार्ता से इस संदर्भ में भिन्न है कि इसका एक निश्चित उद्देश्य और ढांचा होता है। ऐसा नहीं है जैसे हम किसी से मिलते हैं तो नॉर्मल बात करते हैं, खाना खा लिया क्या, कैसे हो, सब ठीक है। लेकिन जब हम इंटरव्यू लेते हैं ना तो इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, मकसद होता है। जैसे उन्होंने पूछा कि आपका बचपन कैसा था, आपने कथक कब सीखा, कथक का क्या इतिहास है, तो कुछ उद्देश्य है, कुछ मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंटरव्यू का। जो साक्षात्कार किसी नौकरी या पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए होने वाले साक्षात्कार से बिल्कुल भिन्न है, जो हमने चैप्टर में अभी पढ़ा। परंतु प्रस्तुत साक्षात्कार एक प्रकार से व्यक्तिपरक साक्षात्कार है। व्यक्तिपरक मतलब एक व्यक्ति के बारे में जानने से रिलेटेड इंटरव्यू है। इसका उद्देश्य साक्षात्कारदाता के निजी जीवन, उनके कामकाज, उपलब्धियों, रुचि अरुचि, विचारों आदि को पाठकों के सामने लाना है। ये जो इंटरव्यू हमने चैप्टर में पढ़ा, इसका मेन मोटिव क्या है कि जो भी इस चैप्टर को पढ़े उनको पता चले कि जो महाराज जी हैं उनका पर्सनल जीवन, निजी मतलब पर्सनल लाइफ उनकी कैसी है, वो क्या काम करते हैं, उनकी उपलब्धियां क्या क्या है, उनके इंटरेस्ट किस में है, उनके विचारों के बारे में बताना। किसी भी प्रकार के इंटरव्यू जो साक्षात्कार होते हैं उसके लिए पर्याप्त तैयारी की जाती है, संवेदनशीलता और धैर्य की आवश्यकता होती है। इंटरव्यू की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जो साक्षात्कार देने वाला है उसके संदर्भ में कितना शोध किया गया, जिससे हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उसके बारे में हम क्वेश्चन तभी तो रेडी कर पाएंगे, ये प्रश्न तभी तो बना पाएंगे जब हम उनके बारे में बहुत ज्यादा शोध करेंगे, सर्च करेंगे, जानेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें मिलकर कोई इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेता है। सो प्रस्तुत साक्षात्कार के आधार पर बताइए, जो इंटरव्यू चैप्टर अभी हमने पढ़ा उस बेसिस पे 3 क्वेश्चन है, तीनों के आंसर करने हैं। जैसे पहला है साक्षात्कार के से पहले क्या क्या तैयारी की गई होंगी इस इंटरव्यू से पहले, या आप इस साक्षात्कार में और कौन कौन से प्रश्न जोड़ना चाहेंगे। नाउ ये साक्षात्कार एक सुप्रसिद्ध कलाकार का है। यहाँ पर तो हमने देखा महाराज जी बहुत फेमस है, उनका साक्षात्कार है, इंटरव्यू है। यदि आपको किसी सब्जी विक्रेता, मान लो कोई सब्जी बेचने वाला है या रिक्शा चलाने वाला है या घरेलू सहायक जो हमारे डोमेस्टिक हेल्प्स होते हैं उनका है, या कोई सहायिका है, तो उसका इंटरव्यू लेना हो तो आप किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। तो तीनों के क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। जैसे पहला है कि साक्षात्कार करने की तैयारी क्या क्या की गई होगी, है ना, क्या क्या क्वेश्चन रेडी किए गए होंगे। सो सबसे पहले बिरजू महाराज के जीवन और कार्य पर शोध किया गया होगा कि उनके जीवन में क्या क्या चीजें हुई हैं, कौन कौन से कार्य उन्होंने किए हैं। फिर उनके कथक शैली, परिवार और पुरस्कारों की जानकारी जुटाई गई होगी कि उनको कौन कौन से अवार्ड्स वगैरह मिले हैं। साक्षात्कार के लिए प्रश्न पहले से लिखे गए होंगे। फिर रिकॉर्डिंग नोट्स और समय की तैयारी की गई होगी। नाउ सेकंड है, अब जो ये इंटरव्यू हुआ इसमें आप कौन कौन से प्रश्न जोड़ना चाहते हैं। तो जैसे आपने कथक में आधुनिकता कैसे जोड़ी, मॉडर्न समय में कैसे आप कथक में क्या क्या चेंजेस ला रहे हैं, या आपको सबसे यादगार मंच कौन सा रहा जहाँ पे आपने प्रेजेंटेशन दिया हो, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या आपको विदेश में कथक सिखाने का अनुभव अलग लगा, आप नृत्य को जीवन का कौन सा रूप मानते हैं। तो इस तरीके के कुछ भी क्वेश्चंस आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। तीसरा है कि सब्जी वाले वगैरह या किसी रिक्शा वाले का आपको इंटरव्यू लेना हो तो आप क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे आप ये काम कब से कर रहे हो, आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है, आपको अपने काम में सबसे कठिन क्या लगता है, क्या ग्राहक या लोग आपके काम की सराहना करते हैं, सराहना मतलब तारीफ करते हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए आप क्या सपने देखते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम रेडी कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है सृजन। सृजन मतलब होता है बनाना या खोज करना।
किसी चीज की शुरुआत करना। सो आपके विद्यालय में कथक नृत्य का आयोजन होने जा रहा है। आप दर्शकों को कथक नृत्य कला के बारे में क्या क्या बताएंगे वो लिखना है। फिर इस कार्यक्रम में सूचना देने के लिए एक विज्ञापन कि ये कथक का प्रोग्राम होने वाला है, तो इसके लिए एक एडवर्टीजमेंट आपको तैयार करना है। यदि इस नृत्य कार्यक्रम में कोई दृष्टि बाधित दर्शक है जो देख नहीं सकता, वो भी आ रहा है, तो वह नृत्य का आनंद लेना चाहे तो इसके लिए विद्यालय की ओर से क्या क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। जिसे दिख नहीं रहा वो भी अगर आना चाहता है तो आप क्या क्या इसमें व्यवस्था होनी चाहिए स्कूल की तरफ से वो बताना है। तो तीनों के आंसर एक एक करके देख लेते हैं। जैसे पहला है कथक नृत्य जो है उसके बारे में दर्शकों को क्या बताएंगे कि ये भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई है। इसमें लय, ताल, भाव और मुद्रा का सुंदर समन्वय है। समन्वय मतलब ये सारी चीजें मिलजुल कर ये डांस परफॉर्म होता है। बिरजू महाराज लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। कथक में पांवों की गति और भाव अभिव्यक्ति इसकी विशेषता है। सेकेंड क्वेश्चन जो था कि विज्ञापन लिखना है आपको, तो एक सूचना लिख सकते हैं आप, हमारे विद्यालय में कथक नृतक, जैसे इंग्लिश में हम नोटिस लिखते हैं ना वैसा ही, तो ये विज्ञापन है, एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, सो इसका आयोजन किया जा रहा है। डेट लिख देंगे, समय लिख देंगे, विद्यालय सभागार कहाँ पर हो रहा है ये प्रस्तुति है तो वो लिख देंगे। विशेष आकर्षक ये कि बिरजू महाराज की शैली में प्रस्तुति होगी। सभी विद्यार्थी, शिक्षक, एक अभिभावक सादर आमंत्रित हैं। देन थर्ड जो था, जो देख नहीं सकते उनके लिए विद्यालय क्या व्यवस्था कर सकते हैं। सो नृत्य की रिकॉर्डिंग में वर्णनात्मक ऑडियो होना चाहिए, ऑडियो डिस्क्रिप्शन जोड़ना चाहिए। मंच के पास ऑडियो सिस्टम लगाना ताकि ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे, क्योंकि वो देख नहीं सकते, सुन तो सकते हैं। किसी छात्र को नृत्य के भावों का मौखिक विवरण देना, बोलकर उन्हें बताना कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन किया जा रहा है। नाउ यहाँ पे दिया हुआ है आज की पहेली। आज की पहेली जो है एक सेंटेंस चैप्टर में लिखा है कि अगर नर्तक को सुर और ताल की समझ है तो जान पाएगा कि लहरा ठीक है कि नहीं, कि सही से परफॉर्मेंस है कि नहीं। इसके माध्यम से नृत्य अंगों में प्रवेश नहीं करेगा। अब इसमें क्या दिया गया है, संगीत में लय को प्रदर्शित करने के लिए ताल का सहारा लिया जाता है। किसी भी गीत की पंक्तियों में लगने वाले समय को मात्राओं द्वारा ठीक उसी प्रकार मापा जाता है जैसे हम रोज काम करते हैं ना, समय व्यतीत हो रहा है कि कितने सेकंड में क्या काम हुआ, कितने मिनट लगे, तो जैसे हम नापते हैं वैसे ही ताल कई मात्रा समूहों का संयुक्त रूप होता है। ताल में कई मात्राएं होती हैं। संगीत के समय को मापने की सबसे छोटी इकाई मात्रा है। संगीत को कैसे नापे तो वो मात्रा के थ्रू नापा जाता है। ताल जो है वो कई मात्राओं से मिलकर बना होता है। जिस तरह घंटे में मिनट, मिनट में सेकंड, सेकंड होते हैं, उसी तरह ताल में मात्रा होती है। आज हम इन्हीं ताल से जुड़ी एक अनोखी पहेली लाए हैं। आगे एक टेक्स्ट दिया हुआ है। एक विद्यार्थी ने अपनी डायरी में विद्यालय के किसी एक दिन का उल्लेख किया है। उस उल्लेख में संगीत की कुछ तालों के नाम है। आपको उन तालों को ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ देखो जो लिखा है उसमें ताल के नाम है वो ढूंढना है, और आगे एक ग्रिड दिया हुआ है उसमें आपको मार्क करना है कहाँ पर वो ताल है। तो कल हमारे विद्यालय में संगीत नृत्य सभा का आयोजन हुआ। उसमें एक दो नहीं बल्कि 4 कलाकार आए थे। 4 कलाकार आए थे। उन कलाकारों में एक का नाम रूपक, ये जिसके नीचे में ये बॉक्स बना रही हूँ ना, ये क्या है हमारे, यही हमें ढूंढना है। रूपक और दूसरे का नाम लक्ष्मी था। ये 2 ताल हो गए। शेष 2 कलाकारों का नाम पता नहीं चल पाया। वे दोनों अब अपनी प्रस्तुति के लिए मंच पर आए तो दर्शकों ने पूछा, तिलवाड़ा, दादरा और झुमरा, ये सारे आर्ट फॉर्म है। दर्शक बोले तीनों में से कोई नहीं, हमें दीपचंदी और कहरवा पसंद है। दर्शकों की ये बात सुनते ही कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति प्रारंभ कर दी थी। जो मैंने बॉक्स बनाए हैं उनको यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है और इसमें मार्क भी कर दिया। जैसे रूपक यहाँ लिखा हुआ है, लक्ष्मी यहाँ लिखा हुआ है, तिलवाड़ा यहाँ लिखा हुआ है, कहरवा यहाँ लिखा हुआ है, झुमरा, दीपचंदी, दादरा, राइट। तो ये सारे मैंने मार्क कर दिए हैं। अब चैप्टर के लास्ट में आपको यहाँ दिया है झरोखे से जो नृत्य, क्लासिकल डांस हमने देखा ना, शास्त्रीय नृत्य, वो उल्लेख किया गया है चैप्टर में। सो नृत्य की छटाएं, इसके बारे में, हर डांस फॉर्म के बारे में यहाँ डिटेलिंग दी गई है। थोड़ा थोड़ा इसको देख लेते हैं। जैसे भरतनाट्यम, ये सबसे प्राचीन रूप है। इसका नाम भरत मुनि और नाट्यम शब्द से मिलकर बना है। कुछ विद्वान भरत शब्द को राग, ताल, भाव से भी जोड़ते हैं। इस नृत्य विद्या की उत्पत्ति संबंध, जो इसका उत्पत्ति हुई है, जो शुरुआत हुई है, तमिलनाडु में मंदिर नर्तकों की एकल नृत्य प्रस्तुति सादिर से है। मतलब मंदिरों में जो एक व्यक्ति परफॉर्म किया करते थे तमिलनाडु में, उससे यहाँ पर ये कहा जाता है कि भरतनाट्यम की शुरुआत हुई है। कथकली, ये दक्षिण भारत के एक राज्य के मंदिर में रामायण और महाभारत की कहानियां प्रस्तुत करने वाली 2 लोक नाट्य परंपराएं, रामनट्टम तथा कृष्णनट्टम, कथकली के उद्भव का स्रोत है। मतलब ये रामनट्टम और कृष्णनट्टम 2 तरीके के नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं जिसमें रामायण और महाभारत का प्रस्तुति दिया जाता है। कथकली साउथ इंडिया का फेमस डांस फॉर्म है। वहां पर एक राज्य की बात हो रही है यहाँ पर। सो वहां पर कथकली का उद्भव स्रोत माना जाता है इन दोनों डांस फॉर्म से।
ये संगीत, नृत्य और नाटक का अद्भुत संयोजन है। सुप्रसिद्ध मलयाली कवि वी.एन. मेनन के द्वारा राजा मुकुंद के संरक्षण में इसका प्रचार प्रसार हुआ। ये नाम आप याद रख सकते हैं। यह नृत्य पुरुष मंडली द्वारा किया जाता है। इसमें जो जेंट्स होते हैं वही परफॉर्म करते हैं। इसकी विषय वस्तु जो है महाकाव्य और पुराणों में वर्णित कहानियां होती हैं। इसमें जो डांस फॉर्म प्रस्तुत किया जाता है, डांस किया जाता है, वो जो रामायण महाभारत में कहानियां मेंशन है उस पर बेस्ड होता है। पूरे नृत्य नाट्य का अनमोल आभूषण है भाव भंगिमाएं, जो इमोशंस, जो प्रेजेंटेशन होता है, आंखों और भावों का लय संचालन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आईज का एक अलग तरीके से मूवमेंट किया जाता है। ऐसे ही कथक है। कथक जो है, जो अभी हमने पढ़ा महाराज जी के बारे में, ये ब्रजभूमि की रासलीला से उत्पन्न हुआ है। कथक एक परंपरागत नृत्य विद्या है। कथक का नाम कथिक से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कथावाचक, कथा कहने वाला। ये कथिक महाकाव्यों के पदों व छंदों को संगीत तथा भाव भंगिमाओं के साथ प्रस्तुत करते हैं। जो महाकाव्य है जैसे महाभारत या रामायण, उसमें जो कहानियां है उसको भाव के साथ, एक्शंस के साथ प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। कथक की महत्वपूर्ण विशेषता जो अलग अलग घराने हैं उससे विकास हुआ है। जुगलबंदी कथक प्रस्तुति का मुख्य आकर्षण है। इसमें तबला वादक और नर्तक के बीच प्रतिस्पर्धा खेल होता है, कंपटीशन होता है। जिस ट्यून पे तबला बजाया जाता है उसी ट्यून पे घुंघरू की आवाज या मूवमेंट किए जाते हैं। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का ये नृत्य है, शास्त्रीय क्लासिकल डांस है, ये एक पारंपरिक शैली है। कुचिपुड़ी नृत्य जो है प्रस्तुति प्रार्थना से आरंभ होती है, मतलब प्रेयर से स्टार्ट होती है। उसके बाद नृत्य अभिनय को प्रस्तुत किया जाता है, एक्टिंग के थ्रू प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। नृत्य प्रस्तुति के साथ कर्नाटक संगीत की संगत दी जाती है। कुचिपुड़ी जो नृत्य है इसका समापन तरंगम प्रस्तुति के पश्चात होता है। नाउ नेक्स्ट इज मणिपुरी नृत्य। सो मणिपुरी, ये जैसा नाम से ही क्लियर है, मणिपुर जो हमारा स्टेट है वहां का ये पौराणिक आख्यानों के अनुसार मणिपुरी जो नृत्य है इसका स्रोत भारत के एक उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की घाटियों में स्थानीय गंधर्वों के साथ शिव और पार्वती का दैवीय नृत्य है। सो मतलब यहाँ पर ये प्राचीन काल से फेमस है कि जो मणिपुर की जो घाटियां हैं, पहाड़ी इलाके हैं या जो माउंटेन्स वगैरह हैं, वहां पे गंधर्व जो रहा करते उनके साथ शिव और पार्वती जो देवता है उनका दैविक या गॉड फॉर्म का जो हम डांस फॉर्म कहते हैं वो है। इस राज्य के प्रमुख त्योहार लाई हरोबा, यहाँ पर मणिपुर में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है लाई हरोबा। इसमें इस नृत्य को करने का प्रचलन है। इस समय यह नृत्य किया जाता है। सामान्यतः यह नृत्य स्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जैसा आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। इसमें चेहरे की अभिव्यक्ति के स्थान पर हाथ के हाव भाव व पैरों की गति महत्वपूर्ण होती है। देखिए चेहरा ढका हुआ है तो इतना ज्यादा फेशियल एक्सप्रेशन पे फोकस नहीं होता है, जो हैंड जेस्चर्स होते हैं और जो पैर जो है, फुट के जो मूवमेंट्स होते हैं उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। देन ओडिसी नृत्य, जैसा कि ओडिशा जो स्टेट है वहां से ये लिया गया है, नाम से ही पता चल रहा है। नाट्य शास्त्र में उल्लिखित सोदा नृत्य से ओडिसी नृत्य रूप को नाम मिला है। सोदा नृत्य जो है उसी से हम आज जो हम जिसे ओडिसी नृत्य कहते हैं वो नाम हमें मिला हुआ है। कुछ भाव मुद्राएं भरतनाट्यम से मिलती जुलती हैं। इस नृत्य रूप का मुख्य आकर्षण है त्रिभंग मुद्रा। त्रिभंग मुद्रा जो है वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक तरीके का पोस्चर होता है या एक तरीके का बॉडी मूवमेंट होता है, अर्थात शरीर का 3 मोड़ वाला रूप। 3 तरीके से मूवमेंट होता है बॉडी में। नृत्य के दौरान शरीर का निचला हिस्सा काफी सीमा तक स्थिर रहता है और धड़ लय ताल के साथ गति करता है। धड़ यानी जो अपर बॉडी पार्ट है वो जो है मूवमेंट करता है और जो निचला हिस्सा है, लोअर बॉडी है हमारी, वो स्थिर रहती है, यानी कि एक जगह पर स्थित रहती है। अब देखिए ये जो डांस फॉर्म है ना, पढ़ के उतना समझ में नहीं आएगा। आप यूट्यूब पर जाइए, मणिपुरी डांस डालिए टॉपिक, और जो शॉर्ट वीडियोस आता है कोई सा 1-2 मिनट जो है, आप सारे डांस फॉर्म को थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक मोहिनी अट्टम। इसका उद्भव यानी स्टार्ट कहाँ हुआ है? केरल राज्य जो इंडिया का, वहां पर हुआ है। मोहिनी अट्टम की विशेषता ये घुमावदार कोमल भाव वाले आंगिक अभिनय, मतलब बहुत सॉफ्ट हैंड जेस्चर्स होते हैं, हैंड मूवमेंट होते हैं। इस नृत्य के अंतर्गत अभिनय पर बल दिया जाता है, मतलब एक्टिंग इसमें बहुत ज्यादा होती है। इस शैली में मुख की अभिव्यक्ति, मतलब जो चेहरा है, एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। हस्त की जो मुद्राएं हैं, मतलब हस्त मीन्स हैंड की जो जेस्चर्स है, मूवमेंट है, उसको सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। नर्तकियां जो होती हैं पारंपरिक पोशाक पहनती है जिसे मुंडू कहा जाता है। ये व्हाइट कलर का जो आप इनका ड्रेस देख रहे हैं इसे मुंडू कहा जाता है। पारंपरिक रूप से मोहिनी अट्टम केवल स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है, जबकि कथकली केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। तो ये कुछ डांस फॉर्म्स थे। इसी बेसिस पे आगे एक मैप आपको दिया हुआ है, साझी समझ।
अभी आपने सभी शास्त्रीय नृत्यों को निकटता से जाना समझा। 5-5 विद्यार्थी आपको ग्रुप मिला के और इस मैप पे दिखाना है कि कहाँ पर कौन से डांस फॉर्म है या लोक नृत्य पाए जाते हैं। तो ये देखिए मैंने एक तरीके का मैप यहाँ पे दिया है, आप इस तरीके से फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ नॉर्थ इंडिया में कथक है, फिर यहाँ असम में सत्रिया है, मणिपुर यहाँ पर हमारा स्टेट है तो इसमें मणिपुरी है, उड़ीसा में उड़ीसी है, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, देन तमिलनाडु में भरतनाट्यम, केरला में कथकली अभी हमने देखा है ना, और कर्नाटका में यक्षगंगा है। तो ये इस तरीके से आप डांस फॉर्म्स जो है वो मार्क कर सकते हैं मैप पे। तो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर के लास्ट में एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पर पढ़ने के लिए दिया गया है, यहाँ पर लिखा है नृत्यांगना। ये एक डांसर है जिनका नाम है सुधा चंद्रन। इनको आपने बहुत सारे टीवी सीरियल्स वगैरह में भी देखा होगा। इनके बारे में थोड़ा सा लिख कर दिया है, चलिए रीड कर लेते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपके जो विचार है वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। कई लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद संघर्ष किया है और लक्ष्य प्राप्त किया है। देखिए हमारे दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं, हम अच्छे से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फिर भी हम इतनी सारी कंप्लेंट्स करते हैं कि हमें याद नहीं हो रहा, या कोई भी फील्ड में कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे नहीं दौड़ा जाएगा, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले लो, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शारीरिक तौर पर असक्षम है, मतलब किसी के हम कह सकते हैं बाय बर्थ पैर नहीं है या कुछ एक्सीडेंट में पैर चले गए, हाथ चले गए, फिर भी वो लोग संघर्ष करके बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में दिक्कत के साथ मेहनत करके और लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा ही एक नाम है सुधा चंद्रन जी का। पैर खराब होने के बावजूद वह चोटी की नृत्यांगना बनी, मतलब चोटी की मतलब बहुत हाई क्लास की एक डांसर बनी। सुधा चंद्रन की जो माता जी हैं श्रीमती थंगम एवं पिता जो हैं श्री के.डी. चंद्रन की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी पुत्री जो है वो राष्ट्रीय ख्याति की नृत्यांगना बने, मतलब नेशनल लेवल की एक डांसर बने। उनके मम्मी पापा की इच्छा थी, इसीलिए चंद्रन दंपति ने सुधा को 5 वर्ष की अल्प आयु में ही मुंबई के प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय कला सदन में प्रवेश दिलाया। दोनों पेरेंट्स ने सुधा चंद्रन जी को एक डांस स्कूल में एडमिशन दिलाया, कला सदन जिसका नाम था। पहले पहल तो नृत्य विद्यालय के शिक्षकों ने इतनी छोटी उम्र की बच्ची के दाखिले में हिचकिचाहट महसूस की, किंतु सुधा की प्रतिभा को देखकर सुप्रसिद्ध नृत्य शिक्षक श्री के.एस. रामास्वामी भागवतार ने उसे शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया और सुधा उनसे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। वो बहुत छोटी थी, है ना, यहाँ पे हमने देखा 5 वर्ष की आयु की थी सिर्फ वो, तो एडमिशन नहीं ले रहे थे वहां पर। लेकिन बाद में एक शिक्षक जिनका यहाँ पर नाम दिया गया है श्री के.एस. रामास्वामी भागवतार, तो इन्होंने उन्हें अपना स्टूडेंट बना लिया। जल्द ही सुधा के नृत्य कार्यक्रम विद्यालय के आयोजनों में होने लगे। नृत्य के साथ साथ अध्ययन में भी सुधा ने अपनी प्रतिभा दिखाई। लेकिन सुधा के स्वप्नों की इंद्रधनुषी दुनिया में एकाएक 2 मई 1981 को अंधेरा छा गया। इस दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। 2 मई को क्या हुआ, 2 मई को तिरुचिरापल्ली जो मद्रास में है, तिरुचिरापल्ली से मद्रास यानी चेन्नई जाते समय उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, बस का एक्सीडेंट हो गया। इस दुर्घटना में क्या हुआ, सुधा के बाएं पांव की एड़ी टूट गई, मतलब जो लेफ्ट पैर है उनका, उसकी एड़ी टूट गई। दायां पांव बुरी तरह जख्मी हो गया। प्लास्टर लगने पर बायां पांव तो ठीक हो गया, किंतु दाएं पैर में गैंग्रीन एक प्रकार का कैंसर हो गया। जैसे पैर में चोट लगी थी तो प्लास्टर के अंदर ही अंदर घाव बन गया, जिसे गैंग्रीन बोलते हैं। ऐसे में डॉक्टरों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने सुधा का दायां पैर काट देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, तो पैर काट दिया। अंततः दुर्घटना के 1 महीने बाद सुधा का दायां पैर घुटने के साथ 7.5 इंच से काट दिया गया। मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा है पढ़ के, उनका जो दायां पैर था उसको काट दिया गया। एक पैर का कट जाना संभवतः किसी भी नृत्यांगना के जीवन का अंत ही होता है। अब कोई डांसर है, जब पैर ही नहीं होंगे तो एक तरीके से तो हम समझ सकते हैं ना कि वो डांस कैसे करेंगे। नॉर्मल लाइफ में जी सकते हैं हम, अगर एक पैर नहीं है तो चलना तक मुश्किल है, तो डांस की बात तो बहुत दूर है। लेकिन सुधा के साथ भी यही हुआ। सुधा ने लकड़ी के गुटके के पांव और बैसाखियों के सहारे चलना शुरू किया। मतलब जो आप देखते होंगे जिनके पैर नहीं हो किस तरीके से चलते, तो वैसे उन्होंने कुछ स्टार्ट किया और मुंबई आकर वह पुनः अपनी पढ़ाई में जुट गई। वो अपनी स्टडी कंप्लीट करने लगी। इसी बीच सुधा ने मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी सेठी के बारे में सुना। एक डॉक्टर है पीसी सेठी, उन्होंने कृत्रिम मतलब क्या होता है, जो ऑर्गन्स जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं आर्टिफिशियली, है ना, तो उनके बारे में इनको पता चला। ये जो डॉक्टर है इनको अवार्ड मिला हुआ है मैग्सेसे पुरस्कार। वह जयपुर गई, जहां पर ये डॉक्टर का जो हम कह सकते
सकते हैं लेबोरेटरी है या जहाँ पर ये वर्क करते हैं, और वहां पर ये डॉक्टर सेठी से मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा को आश्वस्त किया कि वे दोबारा सामान्य ढंग से चल सकेंगी, मतलब वो दोबारा से चल पाएंगी। इस पर सुधा ने पूछा, क्या मैं नाच सकूंगी? डॉक्टर सेठी ने कहा, क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए एक विशेष प्रकार का पैर बनाया जो एल्यूमिनियम का था, और इसमें ऐसी व्यवस्था की कि वो पैर को आसानी से घुमा सकती थी। तो फिर जैसे कि कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल पैर उनके लिए बनाया गया, और वो ऐसा था कि वो उसमें मूवमेंट भी कर सकती थी। सुधा एक नए विश्वास के साथ मुंबई लौटी और उसने नृत्य का अभ्यास शुरू करना चाहा, किंतु इस प्रयास में कटे हुए पैर से खून निकलने लगा, क्योंकि एल्यूमिनियम मतलब एक मेटल है और उसमें हम वर्क कर रहे हैं, पैरों को ज्यादा मूव करेंगे, डांस करेंगे तो उसमें पेन तो होगा, घाव बनेंगे तो खून निकलने लग जाता था। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह की घटना के बाद दोबारा नाचने का हिम्मत कतई नहीं करता, लेकिन फिर भी खून निकल रहा है, पेन हो रहा है, किंतु फिर भी यहाँ दिया है कि सुधा साधारण मिट्टी की नहीं बनी थी। जल्द ही उसने अपनी निराशा पर काबू प्राप्त किया और अपने नृत्य प्रशिक्षक को साथ लेकर डॉक्टर सेठी से पुनः मिली। डांसर जो उन्हें डांस सिखाते थे, जो उनके गुरु थे, उनके साथ वो डॉक्टर सेठी से मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा के नृत्य प्रशिक्षक से नृत्य हेतु पांव की विभिन्न मुद्राओं को गंभीरता से देखा परखा और एक नया पैर बनवाया, जो नृत्य की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। पैर लगाते समय डॉक्टर सेठी ने सुधा से कहा, मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। डॉक्टर ने कहा कि मैं जिस हद तक कोई चीजें चेंज कर सकता था या तुम्हारे लिए किस तरीके से पैर बना सकता था तो मैंने कर दिया है, अब आपकी बारी है प्रैक्टिस करने की। तो सुधा ने पुनः नृत्य का अभ्यास आरंभ किया। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। कटे हुए पांव के ठूंठ से खून रिसने लगा। ठूंठ मतलब होता है जैसे पैर है और जहां से वो कटा हुआ है ना, तो यहाँ पे हार्ड सा हो जाता है, तो वहां से खून निकलने लगा था। किंतु सुधा ने कड़ा अभ्यास जारी रखा। कठिन अभ्यास से सुधा जल्द ही सामान्य नृत्य मुद्राओं को प्रदर्शित करने में सफल हो गई। 28 जनवरी 1984, क्या आप समझ सकते हैं? यहाँ देखिए, ये 1982 की बात है। कहाँ गया, डेट दिया था ना, यस 1981 की बात है। मतलब सिर्फ 3 साल के बाद की यहाँ पर बात लिखी गई है कि 28 जनवरी 1984 को मुंबई के साउथ इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के हॉल में एक अन्य नृत्यांगना प्रीति के साथ सुधा ने दोबारा नृत्य के सार्वजनिक प्रदर्शन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। यह दिन सुधा की जिंदगी का संभवतः सबसे कठिन दिन था। उस दिन से भी ज्यादा, जबकि उसका पांव काट दिया गया था, जिस दिन पैर कटा था उससे भी ज्यादा ये एक अलग तरीके का दिन या कठिन दिन होने वाला था। सुधा का यह प्रदर्शन बेहद सफल रहा। चहेतों ने उसे देखते देखते पलकों पर उठा लिया और वह रातों रात एक ऐतिहासिक महत्व की व्यक्तित्व हो गई कि इतनी टफ सिचुएशन आने के बाद भी लाइफ में उन्होंने अपने आप को बिल्कुल हार नहीं मानी और मेहनत करके आगे बढ़ी। देन आगे देखते हैं, उसकी अद्भुत जीवन यात्रा से प्रभावित होकर तेलुगु के फिल्मकार ने उनकी जिंदगी को आधार बनाकर एक कहानी लिखवाई और मयूरी नाम से तेलुगु में एक फिल्म बनाई। मयूरी जो फिल्म है तेलुगु लैंग्वेज की, वो उनकी लाइफ से ही प्रेरित है। अपने पात्र को सुधा ने स्वयं पर्दे पर जीवंत कर दिया। फिल्म को अद्भुत सफलता मिली और इस फिल्म में अभिनय के लिए सुधा को भारत के 33वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। मयूरी की सफलता को देखते हुए इसके निर्माता ने यह फिल्म हिंदी में भी नाचे मयूरी नाम से प्रदर्शित की और सुधा ने पूरे भारत को अपनी प्रतिभा का मुरीद कर दिया। इसमें डांस बेस्ड ये मूवी है जिसमें सुधा चंद्रन की लाइफ को बहुत अच्छे से दिखाया गया और ये फिल्म बहुत फेमस हुई। इसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला। आज सुधा एक नृत्यांगना ही नहीं, फिल्म कलाकार भी हैं। सुधा को उसके असामान्य साहस और श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। ये लिखा है, ये जो हमने भी टेक्स्ट पढ़ा या जे पाठ पढ़ा है हमने सुधा चंद्रन जी के ऊपर, ये रामाज्ञा तिवारी जी द्वारा लिखा गया है। ओके, सो आई होप आपको ये मोटिवेट की होगी स्टोरी ने और आप अब हार नहीं मानेंगे और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे अभी से अपनी लाइफ में कुछ सक्सेसफुल होने के लिए या कुछ बड़ा पाने के लिए। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस चैप्टर कंप्लीटली। हमने चैप्टर नंबर 8 देख लिया है, बिरजू महाराज से साक्षात्कार। इसमें हमने सुधा चंद्रन जी के बारे में भी पढ़ लिया है। तो चैप्टर 1 से 8 तक पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप ऑल ऑफ यू आर वॉचिंग ऑल दोज वीडियोज। If you haven't watched, please go through the links given in the description box. और अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 चिड़िया जो एक कविता है उसके बारे में पढ़ेंगे जो आरसी प्रसाद सिंह जी द्वारा लिखी गई है। ओके, तो अगर कोई सजेशन है so please let me know in the comment section. So we'll meet very soon with the next video. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.